Sri Lay General Dr. D.P. was retired. बहुत बहुत शुक्रिया माननीय उपसभापति जी। जैसा कि सर्वविदित है कि टैक्सेस से मुल्क का खर्चा चलता है और टैक्स सिस्टम जितना सिंपल होगा, फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ही विश्वास बढ़ेगा और टैक्स इकट्ठा होगा। मोदी जी का तो ये रिकॉर्ड है कि न वो समस्या को टालते और न उसको पालते। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि सेक्शन 2 बिल हैं इसमें। एक तो है कि ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023, सेक्शन 109 and 110 of the CGST Act 2017, earlier amended through Finance Act 2023 to provide for constitution of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal. Section 1110 of the GST Act 2017 deals with the qualifications, appointments, and terms and conditions for services of the President and the judicial and technical members of the principal and state branches of the GST Appellate Tribunal. Supreme Court of India had observed that certain provisions of the Section 110 of the Central Goods and Services Tax Act 2017 are not in consonance with the provisions of the Tribunal Reforms Act 2021. The said provisions are as under. The prescribed maximum age limit under Section 1109 and 11010 of the Central GST Act 2017 for the posts of President members is 67 and 65 years, respectively, whereas under the Tribunal Reforms Act 2021, it is 70 years and 67 years, respectively. A provisioning relating to eligibility of the advocate with a standing of 10 years of the bar for appointment as a judicial member akin to the one available in the rules formed under the Tribunal Reform Act 2021 is missing in the Central GST Act 2002. Hence, amendment has been brought to increase the age of members and presidents. इसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसा कि माननीय अरुण सिंह जी ने बताया कि लोअर एज लिमिट 50 साल है। उसमें ये भी है कि उनका जजेज ऑफ दी यानी डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट जज का एक्सपीरियंस हो फॉर जुडिशियल मेंबर्स एंड टेक्निकल मेंबर्स के लिए एक वकील का 10 साल का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस हो। उसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि नॉट ओनली वकील, सीए को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। As far as increasing the age is concerned, क्योंकि रिटायरमेंट एज बाहर के मुल्कों में, रशिया में तो रिटायरमेंट एज है ही नहीं। पूल को इंटैक्ट रखने के लिए, टैलेंट को कारगर रखने के लिए वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता रहता है एंड पीपल कीप वर्किंग इन ऑफिसेज आल्सो, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है और नीचे वालों को प्रमोशन भी देनी होती है। तो इस हालात में रिटायर कर दिया जाता है। हम डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के टूर पे गए, स्टडी टूर पे, एंड देयर आई फाउंड दी साइंटिस्ट एंड कंसल्टेंट्स हु वर वेरी एजाइल, एबल एंड लर्नेड। और वो कह रहे थे कि हम रिटायर हो रहे हैं जल्दी,
तो हमने रिकमेंड किया कि इनको रिटायर मत करो, ये तो नेशनल पूल है। इसी तरह यहाँ भी जैसा कि बताया गया कि इस पूल में भी टैलेंट अवेलेबल रहेगी, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 50 इयर्स लोअर एज सर्टनली प्रिवेंट्स द यंग ब्लड टू पार्टिसिपेट, मगर क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है और उनकी स्टैंडिंग भी ज़रूरी है, तो इसलिए ये जस्टिफाइड है। जैसा कि एज ग्रुप को बढ़ाया जा रहा है, उसमें मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा फिजिकली फिट, mentally alert and morally upright people can take correct decisions like मोदी जी। जैसा कि हमने देखा कि मोदी जी की इंस्पायरिंग एंड सीजन्ड लीडरशिप में कंट्री इज फोर्जिंग अहेड ऑन ऑल फ्रंट्स। इसलिए इन मेंबरान का भी एक मेडिकल एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली ज़रूर होना चाहिए ताकि दे कैन टेक करेक्ट एंड जस्ट डिसीजंस। तो ये तो मेरा एज के बारे में था। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया कि टैक्सेस से सरकार चलती है, मुल्क चलता है, और उसका फेयर कलेक्शन में इट हैज़ बीन एम्पलीफाइड कि 1,67,000 करोड़ का मंथली कलेक्शन हुआ है और पूरे साल में तो ये 20 लाख करोड़ चला जाएगा, जिसका यूपीए के टाइम में कंपैरिजन किया जाए तो बहुत भारी जंप है। और दुनिया की भी रेटिंग एजेंसीज ने भारत की इकोनॉमी को सराहा है। जैसा कि मैंने बताया कि टैक्सेस से मुल्क चलता है। अगर आपकी सरकार की किट्टी में पैसे हैं तो गरीबों को लाभ भी मिलेगा, और गरीबों को लाभ टू दी ट्यून ऑफ कि जैसा बताया कि डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस एक्सपोर्ट तो बढ़ गया। माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया था कि 20,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट भी करेंगे मित्र मुल्कों को। साइमल्टेनियसली वन रैंक वन पेंशन इज ए वेरी बिग मोरल बूस्टर फॉर द एक्स सर्विसमैन, यानी कि जितनी मेरी पे थी उससे ज़्यादा पेंशन है। तो ये जहाँ देश में सैनिक का सम्मान है वो देश महफूज होता है, सुरक्षित होता है। इसी तरह से ऑन ऑल फ्रंट्स, यानी कि रिवर्स माइग्रेशन की नौबत आ गई है। पहला तो ऐसा था कि चाहे अनएम्प्लॉयमेंट कहो या डिफ़िकल्टी इन गेटिंग दी जॉब, के लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए माइग्रेट होते थे, खासकर टेक्निकल पीपल या जिसको भी मौका मिलता था। इन्हें राइट वे और डोंकेट वीसा से भी बहुत गए। अभी भी उनकी बहुत ज़रूरत है बाहर के मुल्कों में, यानी कि हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि दे हैव ए बिटर एक्सपीरियंस विद अदर्स, विद चाइनीज़, विद देयर नेबर्स। तो इंडियंस आर रिक्वायर्ड इन मास। और जैसा कि मोदी जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम पूरा वर्ल्ड चलाएं, खासकर उसको सर्विसेज दें। तो विदेश जाने के लिए तो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर रिवर्स माइग्रेशन ये प्रूव करता है कि वहाँ से भी बेहतर फैसिलिटीज़ हमारे देश में पैदा हो गई हैं। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम असल में ज़मीन पे उतरा है। वन नेशन वन टैक्स इज ए बिग सिंप्लीफिकेशन। और इसी तरह से आयुष्मान भारत का कार्ड है, सारे देश में चलता है। यूनिफॉर्म अगर मुल्क में सारे कानून हैं
तो उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहती है। हरियाणा इसमें 5 कदम आगे चला गया। जो गरीबी रेखा का कार्ड 1,20,000 सालाना आमदनी का था, हरियाणा ने बढ़ा के 1,80,000 कर दिया है और इससे दायरे में जंप करके काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान भारत का, उज्ज्वला योजना का, जितने भी लाभकारी नीतियां हैं, जन कल्याणकारी नीतियां हैं मोदी जी सरकार की, उनका लाभ बहुत लोगों को मिलेगा। यानी कि अभी तो मैं बीच में ही था मैडम। हाँ, इसी तरह बर्डन ऑफ कोर्ट्स सिंप्लीफिकेशन से, यानी ट्रिब्यूनल बनेगी, ट्रिब्यूनल में अपील का मौका मिलेगा, तो ये 6 करोड़ का जो केसेस का पेंडेंसी है ये कम होगा। हालांकि ट्रिब्यूनल की टैलेंट बढ़ेगी और उनकी नंबर्स भी बढ़ेगा, तो केसेस का जल्दी निपटारा होगा और कोर्ट्स को भी रिलीफ मिलेगा। आधा मिनट में करिए। चलो, आपका हुक्म हमने मान लिया। जय हिंद। और भी मेंबर हैं। धन्यवाद। श्री धनंजय भीमराव महादी।